हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लिपिड मेटाबॉलिज्म में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन स्टडी करेंगे। लिपिड मेटाबॉलिज्म के इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फैटी एसिड का सिंथेसिस स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम लोग फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन किस पाथवे से होता है, कहाँ पे होता है ना, और कितनी एनर्जी इससे रिलीज होती है। जब हम फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं और उस समय बॉडी में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, तो हमको एनर्जी कहां से मिलती है? फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो डिफरेंट पाथवे से होता है। उसमें जो सबसे कॉमन पाथवे है वो है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है, उस ब्रेकडाउन का सबसे कॉमन पाथवे है बीटा ऑक्सीडेशन, जो कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टार्ट साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन मेन जो ब्रेकडाउन होता है वो कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसके अलावा है अल्फा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड जो होते हैं, ऐसे फैटी एसिड जिसमें की ब्रांचिंग होती है, उनका जो ब्रेकडाउन होता है वो अल्फा ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन पाथवे से होता है, और ये होता कहां पे है? पैरोक्सिसोम में होता है। ठीक है, इसके अलावा है ओमेगा ऑक्सीडेशन, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन 22 या उससे अधिक कार्बन के जो फैटी एसिड्स होते हैं, यानी 22 कार्बन या उससे अधिक कार्बन के जो फैटी एसिड्स होते हैं, उनका जो ब्रेकडाउन होता है, उनका ब्रेकडाउन पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो कार्बन 22 या इससे अधिक कार्बन के जो फैटी एसिड्स होते हैं, उनका ब्रेकडाउन पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग एक एक को बारी बारी से देखते हैं। पहले है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये है प्राइमरी पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन का जो प्राइमरी पाथवे होता है, मोस्ट कॉमन, वो है बीटा ऑक्सीडेशन। वो कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में होता है, लेकिन कब होता है? जबकि कार्बन 22 या उससे अधिक कार्बन के फैटी एसिड होते हैं। तो वेरी लॉन्ग फैटी एसिड जो होते हैं, उनको उनका बीटा ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? पेरोक्सिसोम में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन में बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, नाम ही है इसका बीटा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो वो होगा बीटा कार्बन का होगा, है ना। ठीक, उसके आगे है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बनता है? तो प्रोडक्ट क्या होता है? तो एसिटिल कोएंजाइम ए, एनएडीएच और एफएडीएच2। ठीक है, और इसमें जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, यह टीसीए के थ्रू एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 का फॉर्मेशन करता है। एनएडीएच, एफएडीएच2 ये आपका जाएगा ईटीएस में, और वहां से फिर एटीपी बनाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और फिर वो एटीपी बनाएगा, जनरेट करेगा। ठीक है, ये है जनरल स्ट्रक्चर पामेटिक एसिड का। इसमें हम लोग देख लेते हैं अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या होता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं या फैटी एसिड जो होते हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH ग्रुप। तो ये जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे जो डायरेक्ट लगा हुआ कार्बन होता है, वो आपका होता है अल्फा कार्बन। उसके बाद का जो कार्बन होता है, वो होता है बीटा कार्बन। ठीक है, उसके बाद वाला जो होगा वो गामा कार्बन होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो कार्बन होगा वो हो जाएगा आपका ओमेगा कार्बन। तो सबसे लास्ट वाला कार्बन जो है वो है ओमेगा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन लगा होगा वो अल्फा कार्बन हो जाएगा। अल्फा कार्बन से जो डायरेक्ट लगा होगा वो बीटा कार्बन होगा, और बीटा कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन लगा होगा वो गामा कार्बन होगा। ठीक है, तो जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, उसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है? तो इसी कार्बन का होता है, बीटा कार्बन का। ठीक है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? उसमें अल्फा कार्बन का होता है, और ओमेगा ऑक्सीडेशन जो होता है वो ओमेगा कार्बन का होता है। ठीक है, तो ये है पामेटिक एसिड जनरल। इसमें कार्बन होता है 16 कार्बन होता है ना। हम लोग देखेंगे भी आगे कि पामेटिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ इवन कार्बन, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना एटीपी बनता है ना। आगे है अल्फा ऑक्सीडेशन। तो अल्फा ऑक्सीडेशन में थोड़ा सा लोग जान गए हैं पहले। अल्फा ऑक्सीडेशन जो होता है वो लेस कॉमन है,
है ना, लेस कॉमन है मतलब बहुत ज्यादा होता नहीं है। आगे है किसका होता है, तो ब्रांच चेन फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है इसमें। किसका होता है, ब्रांच, ऐसे फैटी एसिड जिसमें की ब्रांचिंग होती है, इसका ब्रेकडाउन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, तो अल्फा ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है ना। तो ब्रांच चेन फैटी एसिड जैसे पाइटैनिक एसिड, ठीक है, पाइटैनिक एसिड जो है इनका जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, अल्फा ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है। और जब इनका जो ब्रांचिंग होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तब उसके बाद फिर वो चला जाएगा, एंटर कर जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन में। यानी जो ब्रांचिंग होगी उसका ऑक्सीडेशन अल्फा ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा, लेकिन जब फिर वो नॉर्मल चेन में आ जाएगा तो फिर उसका ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा, ठीक है। उसका ब्रेकडाउन जो होगा वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा। आगे है, अब ये होता है क्यों नहीं है, पाइटैनिक जो एसिड है इसका, पाइटैनिक एसिड जो है इसका बीटा ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, जिस कारण से इसका बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, ठीक है। पाइटैनिक एसिड विच कैन नॉट अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मिथाइल ग्रुप ऑन द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, जिस कारण से इसका बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहां पे होता है, पेरोक्सिसोम में होता है, पहले हम लोग देख लिया है ना। इसमें अल्फा कार्बन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और CO2 रिलीज होती है, ठीक है। The pathway shortens the fatty acid by 1 कार्बन यूनिट allowing further degradation through बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि 1 कार्बन यूनिट कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा फैटी एसिड, फिर इसके बाद में इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा, ठीक। इसके बाद में है ओमेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो प्राइमरली यूज्ड व्हेन बीटा ऑक्सीडेशन इज इंपेयर्ड, यानी बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के थ्रू अगर ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है। और इसमें क्या होता है, ओमेगा कार्बन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जो ओमेगा कार्बन होता है वो कौन सा होता है, लास्ट कार्बन इन द चेन। अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट कार्बन जो होता है चेन का वो होता है ओमेगा कार्बन, उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। कहां पे होता है, तो ऑकर्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर एंड किडनी सेल्स। किडनी सेल्स और लीवर सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ ओमेगा कार्बन, ये तो हम लोग देख लिए हैं। आगे द प्रोसेस कन्वर्ट्स फैटी एसिड इनटू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो लास्ट वाला कार्बन है उसको भी कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो यहाँ पे जो एसिड होगा या फैटी एसिड होगा वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। विच कैन देन अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ओमेगा ऑक्सीडेशन के थ्रू, फिर उसके बाद में वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेकडाउन होगा उसका माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले ओमेगा ऑक्सीडेशन होगा लास्ट वाले कार्बन का, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, फिर उसका फर्दर ब्रेकडाउन जो होगा वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा, ठीक। आगे है ओमेगा ऑक्सीडेशन बिकम्स मोर एक्टिव व्हेन बीटा ऑक्सीडेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, सच एज इन केस ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी और जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक MCAD डेफिशिएंसी, ठीक है। इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे जो होता है वो ठीक से काम नहीं करता है, तब जाकर के ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। एक्सेस omega oxidation can lead to the accumulation of dicarboxylic acid which are detectable in urine, है ना। तो ज्यादा ओमेगा ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको पता चल जाएगा कि यूरिन में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पास होने लगेगा, है ना। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूरिन में पास होने लगेगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ओमेगा ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। आगे है पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। तो हमने अभी देखा कार्बन 22 या उससे अधिक कार्बन के जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। तो पहले उनका क्या होगा, पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेशन होगा, फिर वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू उनका ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। दिस वेरिएशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑकर्स इन पेरोक्सिसोम्स एंड प्राइमरली डील्स विथ वेरी लॉन्ग फैटी एसिड्स, मतलब वही है कार्बन 22 या उससे अधिक के है, तब उनका पेरोक्सिसोमल बीटा ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रोसेस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, द प्रोसेस शॉर्टेन्स दीज फैटी एसिड्स टू मेक देम सुटेबल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन, यानी पहले पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू कार्बन का जो नंबर है उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है, यानी कार्बन का नंबर कम करेंगे, और जब कार्बन का नंबर कम हो जाएगा तब फिर वो एंट्री करेगा
उसका ब्रेकडाउन होगा बीटा माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि कार्बन 22 या उससे अधिक कार्बन के फैटी एसिड्स हैं तो उनका ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। तो पहले उनका ब्रेकडाउन कहां पे होगा, पेरोक्सीसोम में होगा, जहां पे ब्रेकडाउन से जब कार्बन का नंबर कम हो जाएगा, 22 से कम आ जाएगा, तो फिर उसके बाद में उनका ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी डायरेक्टली, इंस्टेड इट जनरेट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। एटीपी का डायरेक्टली फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे है एसिटिल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस इन, जो एसिटिल ए कोएंजाइम ए जो बनेगा वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस एक्सपोर्ट किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, जहां से फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू। आगे है इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबोलाइजिंग फैटी एसिड लाइक प्रिस्टेनिक एसिड एंड सर्टेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, कुछ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं या प्रिस्टेनिक एसिड है, प्रिस्टैनिक एसिड है, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए, इनके ब्रेकडाउन के लिए पहले पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू इनका ब्रेकडाउन होता है, फिर उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, deficiencies in peroxisomal beta oxidation can lead to disorder like Zellweger syndrome and X-linked adrenoleukodystrophy। ठीक है, ये पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन में अगर कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो ये सिंड्रोम और ये डिजीज हो जाता है या डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, आगे है, अब जो मेन मोस्ट कॉमन पाथवे है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो है माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन इज मेन प्रोसेस थ्रू विच फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा और उससे हमको एटीपी मिलेगा। आगे, दिस पाथवे इज क्रूशियल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फास्टिंग, एक्सरसाइज और व्हेन कार्बोहाइड्रेट लेवल आर लो। ठीक है, तो ये जो पाथवे है बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे या फैटी एसिड का ब्रेकडाउन का पाथवे जो है, इसके थ्रू एनर्जी का हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। कब, जबकि फास्टिंग का कंडीशन हो या बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, या कार्बोहाइड्रेट का लेवल बॉडी में कम है, उस कंडीशन में एनर्जी हमको कहां से मिलता है, फैट से मिलता है। सीधी सी बात है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अगर कम है तो एनर्जी के लिए हम जाएंगे फैट के पास। ठीक है, तो फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होगा और उससे एनर्जी निकलेगा। ठीक, द टर्म बीटा ऑक्सीडेशन रेफर्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा कार्बन। ठीक है, तो बीटा कार्बन का क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आगे है इन ईच साइकिल ऑफ प्रोसेस। ठीक है, हर एक साइकिल में 2 कार्बन यूनिट्स आर रिमूव। ठीक है, 2 कार्बन, जैसे 16 कार्बन है, पामेटिक एसिड जो है उसमें 16 कार्बन है, तो एक साइकिल चलेगी तो उसमें 2 कार्बन रिमूव होगा। ठीक है, फिर अगली साइकिल चलेगी तो फिर 2 कार्बन उसमें से रिमूव होगा, यानी हर एक साइकिल में 2 कार्बन उसमें से क्या होगा, रिमूव होगा, वो निकलेगा एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में। ठीक है, फॉर्मिंग एसिटिल कोएंजाइम ए विच इज यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी वो जो 2 कार्बन निकलेगा, रिलीज होगा, वो एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक, आगे है स्टेप्स क्या है माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन में। तो सबसे पहले होगा एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, पहले फैटी एसिड का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन के बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट करके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एक्टिवेशन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। एक्टिवेशन कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। तो साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा, जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर उसका कार्निटीन शटल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी वो साइटोप्लाज्म से कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तब फिर वहां पे उसका क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। और जो बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल होगा उसमें 4 की स्टेप्स होंगे, पहले ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रोलिसिस, फर्दर ऑक्सीडेशन, उसके बाद थायोलिसिस। ठीक है, ये 4 स्टेप होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में। ठीक, अब देखते हैं, पहला वाला पॉइंट है फैटी एसिड का एक्टिवेशन। तो फैटी एसिड का एक्टिवेशन कैसे होगा, ठीक, तो इट इज द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप इन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वेयर फैटी एसिड आर प्रिपेयर्ड फॉर एंट्री इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यानी फैटी एसिड एक्टिवेशन में क्या होगा, फैटी एसिड प्रिपेयर होगा किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री के लिए। इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस होगा कहां पे, साइटोप्लाज्म में।
अभी हम लोग इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था कि एक्टिवेशन का जो प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्री फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा फैटी एसिड कोएंजाइम ए में। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन में फैटी एसिड है, कोएंजाइम ए से रिएक्शन किया और बना फैटी एसिड कोएंजाइम ए। ठीक है, एटीपी कंज्यूम हुआ, एंजाइम को याद रखना, एसिल कोएंजाइम लाइगेज, ये एंजाइम है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, यानी इस एंजाइम के प्रेजेंस में फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड कोएंजाइम ए में, और इस कंडीशन में एटीपी कंज्यूम होता है और बनता है एएमपी, यानी कि एटीपी से डायरेक्ट एएमपी बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स के बराबर में यहाँ पे एनर्जी लगता है। ठीक है, एंजाइम है कैटालाइज्ड बाय एसिल कोएंजाइम सिंथेज, इसका दूसरा नाम है थायोकाइनेज, दूसरा नाम भी हम लोग याद रखेंगे, थायोकाइनेज। ठीक है, द रिएक्शन कंज्यूम्स एटीपी व्हिच इज ब्रोकन डाउन टू एएमपी। ठीक है, मेकिंग इट इरिवर्सिबल। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, एटीपी से एएमपी बनता है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम होता है, क्योंकि एडीपी से एडीपी बनेगा, एटीपी से एडीपी और फिर एडीपी से एएमपी, यानी कि 2 एटीपी के बराबर एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होगा। ठीक, एक्टिवेशन हो गया, फ्री फैटी एसिड है, उससे कोएंजाइम में ऐड हो गया, होने के बाद फैटी एसिड कोएंजाइम ए बना, अब ये एक्टिव हो चुका है, अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो फॉर लॉन्ग चेन फैटी एसिड द फैटी एसिड कोएंजाइम ए कैन नॉट एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली। तो फैटी एसिड कोएंजाइम ए जो बना है यह डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, कार्निटीन शटल चाहिए होगा। ठीक है, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए होगा, कार्निटीन शटल चाहिए होगा। होगा क्या, द एसिल ग्रुप इज ट्रांसफर टू कार्निटीन फॉर्मिंग एसिल कार्निटीन। ठीक है, which can pass through the mitochondrial membrane inside mitochondria, it is converted into fatty acid coenzyme A। ठीक है, ये पॉइंट हमको याद रखना है, अभी आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर से। फैटी एसिड्स विथ फीवर देन 12 कार्बन, ऐसे फैटी एसिड जो जिनमें की कार्बन 12 से कम है। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर द कार्निटीन शटल फॉर ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कार्निटीन शटल का जरूरत ऐसे फैटी एसिड के लिए नहीं पड़ता है जिसमें कार्बन 12 से कम हो। 12 से कम अगर कार्बन है फैटी एसिड में तो उसमें क्या होगा, कार्निटीन शटल की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट उसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देख लेते हैं हम लोग कार्निटीन शटल। तो ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लिपिड का बाइलेयर है ना, ये मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर साइड है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म वाला साइड है। ठीक, तो वहां पे क्या होगा, ये कार्निटीन है, कार्निटीन से फैटी एसिड कार्निटीन बना, फैटी एसिड कोएंजाइम है, ये एक्टिव है, ये कार्निटीन के साथ रिएक्शन किया, कोएंजाइम में निकला, यहाँ पे बना फैटी एसिड कार्निटीन। अब ये फैटी एसिड कार्निटीन जो है यह ट्रांसपोर्ट, ये चला जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फैटी एसिड कार्निटीन। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे कोएंजाइम में से रिएक्शन करके फैटी एसिड कोएंजाइम में वापस बनेगा, फैटी एसिड कोएंजाइम में वापस बन गया। ठीक है, और कार्निटीन सेपरेट हो गया। अब ये कार्निटीन सेपरेट हो गया, फिर ये क्या हुआ, वापस बाहर चलाया। ठीक है, यहाँ पे 2 एंजाइम को नाम याद रखना है, कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज फर्स्ट और यहाँ पे कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज सेकेंड। तो साइटोप्लाज्म साइड में जो कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज होगा वो पहला वाला होगा, और जो दूसरा वाला होगा सेकेंड जो होगा वो मैट्रिक्स साइड में होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, कार्निटीन है, ये फैटी एसिड कोएंजाइम के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करके कोएंजाइम में निकलेगा फैटी एसिड, वो कार्निटीन बनेगा। ये कार्निटीन जो होगा वो आराम से माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होगा उसको क्रॉस करके मैट्रिक्स में चला जाएगा। मैट्रिक्स में जाने के बाद इस एंजाइम के प्रेजेंस में फिर ये कार्निटीन में कन्वर्ट होगा और फैटी एसिड कोएंजाइम में ये इधर बन जाएगा, और ये फिर कार्निटीन जो होगा ये वापस आउटसाइड आ जाएगा, बाहर आएगा दूसरे फैटी एसिड, एक्टिव फैटी एसिड कोएंजाइम को अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये शटल ऐसे काम करता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन एक्टिवेशन हुआ, एक्टिव होने के बाद में फिर उसका ट्रांसपोर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में उसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा 4 स्टेप में। ठीक है, 4 स्टेप में जो हम लोगों ने देखा था, पहले ऑक्सीडेशन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद थायोलिसिस होगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो हम लोग पहले एग्जांपल देख लेते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसा फैटी एसिड जिसमें कि जो कि सैचुरेटेड हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, और उसमें जो कार्बन का नंबर हो वो इवन नंबर हो। ठीक है,
और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पामिटिक एसिड का ब्रेकडाउन। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड इज वेल स्टडीज एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग फैटी एसिड, यहाँ पे जो लोग फैटी एसिड लेंगे वो हमारा फैटी एसिड कौन सा होगा, पामिटिक एसिड होगा। ठीक है, पामिटिक एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड विद 16 कार्बन एटम, कार्बन का नंबर 16 होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, एंड इट्स ब्रेकडाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया अकॉर्स टू 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, 7 नहीं, सेवरल। ठीक है, जनरली होगा 4 साइकिल। ठीक है, सेवरल या 4 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो 4 साइकिल कौन कौन सा होगा इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। पहले ऑक्सीडेशन हुआ तो एसिल कोएंजाइम है यहाँ पे है, इसमें ये जो आर ग्रुप है एल्किल ग्रुप है, आर जो है ये एल्किल ग्रुप है ना, इसमें कार्बन का नंबर जो भी जितना होना चाहिए 16 18 20 ये होगा। एसिल कोएंजाइम ये हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, बना अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम में। अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम जो बना है इसका फिर हाइड्रोलिसिस होगा, बनेगा 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम में। 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम में यह एंजाइम का नाम आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद फर्दर होगा ऑक्सीडेशन, 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा बी बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम है, बीटा कीटो एसिल वो एंजाइम ए ये बनेगा। पहले वाले स्टेप में या पहला जो ऑक्सीडेशन होगा वहां पे FADH2 बनेगा ए, और उसके बाद में जो दूसरा ऑक्सीडेशन होगा वहां पे NADH बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमको याद रखना है यहाँ से। फिर इसके बाद में फोर्थ स्टेप है थायोलिसिस, इसमें बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए जो है यह कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए और एसिल कोएंजाइम ए में, यानी कि यहां से यह 2 कार्बन जो है ये रिलीज हुआ है ना, ये 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम में क्या हो गया, रिलीज हो गया। एसिटिल कोएंजाइम में क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एसिल कोएंजाइम ए बनेगा, अगर हम यहाँ पे जो हमारा एसिल कोएंजाइम है इसको अगर हम लोग 16 कार्बन लेके चलेंगे, 16 कार्बन अगर इसको हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे तो यह अब कितने का कार्बन का बचेगा, ये 14 कार्बन का बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन एसिल कोएंजाइम में रिलीज हो गया। ठीक, अब ये एसिल कोएंजाइम में जो 14 कार्बन का है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, वही स्टेप 14 कार्बन जो हो गया इसका फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर थायोलिसिस होगा। ठीक है, और जब थायोलिसिस होगा तो फिर 2 कार्बन निकलेगा तो फिर ये 14 से 12 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर इस 4 स्टेप के बाद, हर 4 स्टेप के बाद में क्या होगा, 2 कार्बन एसिटिल कोएंजाइम में रिलीज होगा। ठीक है, यानी जब एक साइकिल चलेगी, जब एक साइकिल चलेगी, ठीक है, तो एक साइकिल में एक एसिटिल कोएंजाइम यहां बनेगा FADH2 एक तो बनेगा और NADH एक बनेगा। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस। पहले फैटी एसिड का एक्टिवेशन हुआ साइटोप्लाज्म से, उसके बाद में फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, उसका ट्रांसपोर्ट हुआ कार्निटिन शटल के थ्रू, फिर वहां पे उसका बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, उसमें 4 स्टेप, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, फिर ऑक्सीडेशन और थायोलिसिस, और इतने स्टेप के बाद में एसिटिल कोएंजाइम ए यानी 2 कार्बन कंपाउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में NADH और FADH2 बनेगा, रिलीज होगा। ठीक, तो ये इक्वेशन हो गया, चारों रिएक्शन हो गया यहाँ पे, है ना। एसिल कोएंजाइम ए से अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम ए बना, फिर इनोइल कोएंजाइम ए का हाइड्रोलिसिस हुआ, 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए बना, फिर 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम से बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए बना, बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए का थायोलिसिस हुआ, तो 14 कार्बन का, अगर हम लोग 16 कार्बन लेके चल रहे हैं तो 14 कार्बन का आपका या 2 कार्बन कंपाउंड रिलीज होगा एसिटिल कोएंजाइम में, और 2 कार्बन पहले से जो हम लोग फैटी एसिड लिए हैं उसमें 2 कार्बन कम हो जाएगा। ठीक, आगे है बीटा ऑक्सीडेशन का, हम लोग देख लेते हैं इसमें कितनी एनर्जी, क्या कितना बनता है कंपाउंड किस स्टेप में। तो इन ईच साइकिल अ फैटी एसिड इज शॉर्टेंड बाय 2 कार्बन एटम्स, ये हम लोग देख लिए हैं, रिलीजिंग 1 एसिटिल कोएंजाइम में, 1 FADH2 और 1 NADH, ये हम लोग अभी पहले देख चुके हैं कि एक NADH, एक FADH2 और एक एसिटिल कोएंजाइम ए रिलीज होगा। ठीक है, आगे ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में TCA साइकिल में एंटर करेगा, इट्स 1 FADH2, 3 NADH और 1 GTP। ठीक है, यानी कि एसिटिल एक साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन के एक साइकिल में एक बार साइकिल चलेगा तो 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा एक तो,
एक तो FADH2 बनेगा और एक तो NADH बनेगा। लेकिन एसिटिल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, TCA साइकिल में जाएगा, तो उस एक एसिटिल कोएंजाइम ए से FADH2 का 1 मॉलिक्यूल, NADH का 3 मॉलिक्यूल और एक GTP बनेगा, है ना। और हम लोग जानते हैं 1 NADH जो होता है वो 2.5 ATP के बराबर, लगभग बराबर होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब इतना एनर्जी एटीपी रिलीज करेगा। एक NADH से लगभग 2.5 ATP रिलीज होगा जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब। आगे है FADH2, तो एक FADH2 से फिर ये इसके साथ भी वही है, एक FADH2 से कितना मिलेगा, लगभग 1.5 ATP बनेगा जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब। और एक GTP जो होता है वो एक ATP के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर एक एसिटिल कोएंजाइम है, एक एसिटिल कोएंजाइम ए है, और अगर ये TCA में चला गया, ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल में चला गया, तो 3 NADH बना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2.5 ATP, और एक FADH बना, FADH2, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1.5 ATP, और एक GTP है, तो ये हो जाएगा 1 ATP। सबको ऐड किया जाए तो कितना ATP हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7. ये हो जाएगा 10 ATP, ठीक है। ये पूरा जोड़ के आएगा 10 ATP, ठीक है। तो टोटल जोड़ के तो एक एसिटिल कोएंजाइम ए से कितना एटीपी मिलेगा, 10 एटीपी मिलेगा जब वो TCA साइकिल में एंटर करेगा तब, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अगर हम लोग पामिटिक एसिड लेते हैं, कार्बन नंबर 16 है, उसमें कार्बन 16 होता है, ठीक है, 16 कार्बन एटम होता है पामिटिक एसिड में। अगर अगर हम लोग इसको लेंगे तो एसिटिल कोएंजाइम में 8 बनेगा, 7 FADH2 बनेगा और 7 NADH बनेगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे पहली जब साइकिल चलेगी, एक साइकिल जब चलेगा तो 2 कार्बन कम होगा, तो ऐसे जब हम लोग चलेंगे 6 साइकिल तक चलेंगे, तो फिर उस कंडीशन में पहला साइकिल चला तो 7 साइकिल चलेगा, पूरा टोटल 16 कार्बन है तो पूरा टोटल 7 साइकिल चलेगी, है ना। पहली साइकिल जब चलेगी तो 14 कार्बन हो जाएगा, ऐसे दूसरा चलेगा तो 12 होगा, तीसरा है तो 10 होगा ना, 12 होगा, फिर उसके बाद में 10 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 हो जाएगा, है ना। तो पहला जब 16 कार्बन है, पहला चलेगा, पहला साइकिल चला, फिर दूसरा साइकिल चला, फिर ये तीसरा चला, फिर चौथा चला, फिर पांचवा चला, फिर छठा चला, फिर सातवां चला, ठीक है। जो 7 साइकिल चलेगा तो लास्ट में कितना कार्बन बचेगा, 2 कार्बन बचेगा, तो वो खुद ही एक एसिटिल कोएंजाइम ए हो जाएगा, है ना। यानी कि 16 कार्बन है, और अगर हम लोग इसमें देखें तो दो कार्बन अगर रिमूव कराएंगे तो 7 साइकिल के बाद में क्या होगा, 7 साइकिल के बाद में इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी जब हम लोग पामिटिक एसिड कार्बन 16 कंपाउंड को लेकर के, पामिटिक एसिड को लेकर के इसका हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो 8 एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है, और 7 साइकिल चलेगी तो 7 FADH2 और 7 NADH, फिर हम लोग उसको ऐड कर लेंगे तो हमको एटीपी पता चल जाएगा। अभी हम लोग देखें, इसके पहले वाले में देखा है स्लाइड में कि अगर एक एसिटिल कोएंजाइम ए है तो उससे हमको बना है 10 ATP, ठीक है, 10 ATP। यहां पे बन कितना रहा है, 8 एसिटिल कोएंजाइम है, तो 8 एसिटिल कोएंजाइम से कितना बनेगा, 80 ATP, ठीक है, 80 ATP बनेगा, ठीक। अब यहां पे देखते हैं एसिटिल कोएंजाइम में कितना बना है, 8, एक से बना कितना पर मॉलिक्यूल, कितना बना है 10 ATP, पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 8 है तो कितना हो गया 80, ठीक है। फिर FADH2 7 साइकिल चल रही है, 7 साइकिल चल रही है, तो 7 साइकिल में FADH2 से 7 FADH2 बना, और एक FADH2 से कितना मिलता है 1.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 हो गया। आगे है NADH कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 17.5 बन गया, ठीक। इन सबको हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद पहला जो स्टेप था जिसमें कि एक्टिवेशन हो रहा था फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में, फैटी एसिड का जो एक्टिवेशन हो रहा था वहां पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी खत्म हो रहा था, ठीक है, लॉस हो रहा था, तो वो 2 एटीपी हमने क्या किया, माइनस कर दिया। जब 2 एटीपी माइनस किया तो टोटल कितना 6 एटीपी हुआ, एटीपी हुआ तो 106, यानी 106 एटीपी। यानी कि
पामिटिक एसिड का अगर एक मॉलिक्यूल है और उसका अगर ब्रेकडाउन हुआ बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो उससे हमको 106 एटीपी एनर्जी के फॉर्म में ऑब्टेन होगा। ठीक, तो कितना ज्यादा एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बीटा ऑक्सीडेशन देखा है और किसका देखा है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ इवन नंबर ऑफ। इसके अलावा हम लोग अगले वीडियो में, इसका एक और वीडियो आएगा, इसमें हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देखेंगे और ऐसे फैटी एसिड्स को देखेंगे जिसमें इवन नंबर होगा। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल जहां पे होंगे, है ना, कार्बन का नंबर ऑड नंबर होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक, तो आज हम लोगों ने देख लिया बीटा ऑक्सीडेशन या फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो अल्फा ऑक्सीडेशन है, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन है, ओमेगा ऑक्सीडेशन है और पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इसमें फिर हम लोगों ने देख लिया पामिटिक एसिड का ब्रेकडाउन कैसे कैसे होता है। बीटा ऑक्सीडेशन कितने स्टेप में होता है, तो 4 स्टेप में होता है। पहले ऑक्सीडेशन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस, फिर ऑक्सीडेशन होगा और उसके बाद में थायोलिसिस होगा। ठीक है, इन स्टेप में। और 16 कार्बन का हमने पामिटिक एसिड का एग्जांपल लिया था, तो ये 7 साइकिल चला था। ठीक है, 7 साइकिल में 8 एसिटिल कोएंजाइम ए बना। ठीक है, 7 FADH2 और 7 NADH। ठीक है, और उसको हम लोग कैलकुलेट किया तो टोटल 106 एटीपी का हमको, टोटल 106 एटीपी हमको मिला। ठीक है, तो ये रहा बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और एक एग्जांपल के साथ। बाकी फिर हम लोग ऑड नंबर कार्बन का ब्रेकडाउन कैसे होता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।